हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइनिंग सर्विस मिसाल। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, एनएमडीसी जूनियर माइनिंग इंजीनियर का एग्ज़ाम आपको 1 जुलाई का होने वाला है। तो इससे पहले आप लोगों को कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में यहाँ ले आया हूँ। तो बिल्कुल पीवाईक्यू पर आधारित है। मैंने ये क्वेश्चन बहुत, क्योंकि इससे पहले तो कोई इस प्रकार के एग्ज़ाम का आपका पीवाईक्यू नहीं मिलेगा, मैंने लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन को ढूंढा है और यहाँ पर इंक्लूड किया है। एमआर से क्वेश्चन आपके यहाँ पे डाले हैं, माइनिंग मेथड से, मशीनरी से, एक्सप्लोजिव के सारे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर आपके बने हुए हैं। तो बिल्कुल भी यह आप लोग मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर ना ही करिएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे दूसरे का फ़ायदा हो सकता है। मैं पहली बार ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, लिमिटेड है। मैं अपलोडेड अपने क्लासेस में ही मैंने इसको अपलोड किया है केवल, लेकिन आप सभी के लिए लास्ट टाइम यूट्यूब पे मैं अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप सभी का भी कुछ भला हो जाए और सिलेक्शन हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, मैं जल्दी 100 क्वेश्चन है तो मैं इस फटाफट आप लोगों को क्वेश्चन और समझाता चलूँगा और बताता चलूँगा। तो पहला, सरफेस माइनिंग किस नाम से जानते हैं? तो सरफेस माइनिंग को हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग से भी नाम से जानते हैं। आंसर भी जैसा आपको पता है कि करेक्ट है। हम लोग सरफेस माइनिंग, जैसे कि अगर हम जानें तो ओपन पिट माइनिंग, ओपन कास्ट माइनिंग, सरफेस माइनिंग, हाईवेल माइनिंग, ऑगर माइनिंग, ये सभी ओपन कास्ट के माइनिंग के प्रकार हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए, स्ट्रिप माइनिंग, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 2, सरफेस माइनिंग में सबसे पहला क्या हटाया जाता है? सरफेस माइनिंग में सबसे पहले क्या हटाया जाता है? तो सरफेस माइनिंग में सबसे पहले कोयला, खनिज, ओवरबर्डन या गैस। तो सबसे पहले ओवरबर्डन हटाया जाता है। ओवरबर्डन हटाने के बाद ही हमें कोई भी मिनरल प्राप्त होता है। अगर पूछे सरफेस माइनिंग में सबसे पहला कट कौन सा लगाते हैं, तो बॉक्स कट लगाते हैं। अगर किसी प्रकार से बॉक्स कट कितने प्रकार के होते हैं पूछ दिया, तो एक्सटर्नली और इंटरनली होता है। इंटरनली और एक्सटर्नली कब करते हैं? जब माइन खोलते हैं तो एक्सटर्नली हम लोग करते हैं माइन बाउंड्री के बाहर। जब हम माइन एक्सपेंड कर लेते हैं, खोल लेते हैं, जगह बन जाता है, तो इंटरनली हम लोग डंप को इकट्ठा करते हैं। ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आई है। कितने क्वेश्चन आप मार्क कर पाते हैं इसमें से, या कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। किसी क्वेश्चन पर डाउट रहता है तो भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सरफेस माइनिंग से बनाता है कितनी गहराई तक आर्थिक होती है, मतलब सरफेस माइनिंग को कितनी गहराई तक हम लोग कर सकते हैं? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, 400 मीटर तक हम लोग ओपन कास्ट माइनिंग कर सकते हैं। हार्ड रॉक के लिए कौन सी माइनिंग मेथड उपयुक्त है? तो हार्ड रॉक के लिए, जैसे सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक होता है, मीडियम रॉक होता है, तो हार्ड रॉक के लिए सबसे उपयुक्त मेथड कौन सा हो जाता है? कमेंट कीजिए। कंटिन्यूअस, साइक्लिक, हाइड्रोलिक, ऑगर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है ऐसे ही, साइक्लिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, कंटिन्यूअस माइनिंग में मुख्यतः कौन सी मशीन यूज होती है? मशीनरी से क्वेश्चन आ गया। कंटिन्यूअस माइनिंग में मुख्य मशीन कौन सी यूज होती है? तो डंपर, बकेट टूल एक्सकेवेटर, ड्रैग लाइन, शॉवेल। तो आपका बी ऑप्शन राइट करेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका आया भी था और आएगा भी कि टेरेस कट किससे लगाते हैं? तो बकेट टूल एक्सकेवेटर से लगाते हैं टेरेस कट। ठीक है, और अगर कंटिन्यूअस माइनिंग पूछ ले तो बकेट टूल एक्सकेवेटर होता है। इसके जो बकेट है कितने के, 916 बकेट होते हैं। ये ओपन कास्ट माइन में यूज़ किया जाता है, सॉफ्ट कोल के लिए यूज़ किया जाता है, लिग्नाइट माइन में यूज़ किया जाता है। ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इरेडियंट इनकी पता होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, सेमी कंटिन्यूअस माइनिंग में किसका उपयोग किया जाता है? सेमी कंटिन्यूअस माइनिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा 6वें नंबर का? तो सॉवेल प्लस इनपिट क्रशर प्लस कन्वेयर आपका सेमी कंटिन्यूअस माइनिंग में यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, कि सरफेस माइनर किसके लिए उपयुक्त होता है? तो सरफेस माइनर जैसा आपको नाम से पता है कि क्या गोल्ड के लिए, लाइमस्टोन के लिए, हीरा के लिए, एल्यूमिनियम के लिए नहीं। तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं, सरफेस माइनर का उपयोग लाइमस्टोन के लिए या कोल के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कोयला को काटने के लिए उपयोग होता है। इसमें ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग प्रोहिबिटेड होता है। ऑप्शन नंबर बी। आपको सरफेस माइनर के बारे में थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कितनी ग्रेडियंट होती है, कहाँ यूज करते हैं, कब यूज करते हैं। यह सरफेस माइनर जो है आपका सिलेक्टिव माइनिंग होता है। सिलेक्टिव माइनिंग का मतलब होता है कि जितना चाहे उतना कोल या ओवरबर्डन को काट सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, सरफेस माइनिंग का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो सरफेस माइनिंग का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि अधिक गैस प्रोड्यूस होगी, अधिक रिकवरी, अधिक दुर्घटना, अधिक सपोर्ट। तो 8 नंबर प्रश्न का आंसर राइट बी, अधिक रिकवरी, यानी पूरा कोयला काट के हम लोग निकाल सकते हैं। 9, सरफेस माइनिंग का मुख्य नुकसान क्या होता है? तो सरफेस माइनिंग के कुछ फ़ायदे और नुकसान हो जाते हैं। तो सरफेस माइनिंग का फ़ायदा यही है कि अधिक रिकवरी कर लेंगे, लेकिन नुकसान इसका यह हो जाता है गैस विस्फोट, पर्यावरण प्रदूषण, रूफ फॉल या पानी का रिसाव। तो 9 नंबर का राइट आंसर हो जाता है पर्यावरण प्रदूषण, तो जिसके लिए बी
इसी के लिए EIA बनाया गया है। जब आप पढ़ेंगे EIA और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान EMP तो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा सरफेस माइनिंग मेथड नहीं है? तो सरफेस माइनिंग मेथड कौन सा नहीं है? तो स्ट्रिप माइनिंग, क्वेरी माइनिंग, सॉफ्ट सिंकिंग, ओपन पिट माइनिंग। तो इन सभी का आपने नाम सुना होगा। तो इनमें से बताइए कौन सा एक माइनिंग मेथड नहीं है? तो सॉफ्ट सिंकिंग माइनिंग मेथड नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। 11 नंबर क्वेश्चन कि स्ट्रिप माइनिंग शब्द का अधिक प्रयोग किस देश में होता है? तो स्ट्रिप माइनिंग का उपयोग सबसे ज़्यादा USA में किया जाता है। USA यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन के बाद आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। सरफेस माइनिंग में स्ट्रिपिंग रेशियो किससे संबंधित है? स्ट्रिपिंग रेशियो जैसा आपको पता है कि 1 टन कोयला निकालने में जितना क्यूबिक मीटर ओवरबर्डन हटाना पड़ता है उसको हम लोग स्ट्रिपिंग रेशियो बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, ओवरबर्डन और खनिज का अनुपात ही आपका स्ट्रिपिंग रेशियो कहलाता है। जैसे 1:3 यानी 1 टन कोयला निकालने के लिए 3 क्यूबिक मीटर आपको ओवरबर्डन हटाना पड़ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। 13 नंबर, मेरे आंसर बताने से पहले आपको अपने दिमाग में आंसर सोच लेना है या अपनी कॉपी में लिख लेना है या कमेंट बॉक्स खोल कर रखिए, वहाँ पर देना है ताकि आपको पता चले कि मैं कितना क्वेश्चन कवर कर पा रहा हूँ। निम्न में से कौन सा सरफेस माइनिंग का लाभ नहीं है? तो सुरक्षित कार्य, अधिक उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण, कम श्रमिक। तो सरफेस माइनिंग का लाभ नहीं है। सुरक्षित कार्य ठीक है, अधिक उत्पादन ये भी ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, कम श्रमिक। तो 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। थोड़ा करना मुश्किल होता है एज अ कम्पेयर टू अंडरग्राउंड माइनिंग। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 14, सरफेस माइनिंग में HEMM का अर्थ क्या है? तो HEMM ये ओपन कास्ट माइन में जितनी हैवी मशीन यूज होती हैं उसी के लिए बोल रहा है। हैवी अर्थ मूविंग मशीन या हैवी ड्यूटी भी कभी कभी ये मतलब हैवी ड्यूटी टाइप मशीनरी भी होते हैं, लेकिन HEMM का फुल फॉर्म अगर बोले तो हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है इसमें। ठीक है, अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्न में से कौन सा सरफेस माइनिंग की सीमा है? सीमा मतलब समझते हैं अधिक गहराई पर महंगी गैस, रूप सपोर्ट, सॉफ्ट निर्माण। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है आपका जब अधिक गहराई पर जाते हैं तो हमें इसकी महंगाई मतलब कॉस्टली पड़ने लगता है। 16 नंबर क्वेश्चन, कंटिन्यूस माइनिंग मुख्यतः किसके लिए उपयोग होता है? तो कंटिन्यूस माइनिंग हार्ड रॉक के लिए, सॉफ्ट रॉक के लिए, डायमंड माइनिंग के लिए या ग्रेनाइट के लिए। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है सॉफ्ट रॉक के लिए हमें यूज़ किया जाता है। अगला प्रश्न, ओपन कास्ट माइन में बेंच की स्थिरता क्यों आवश्यक है? बेंच स्टेबिलिटी करने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए, सुरक्षा के लिए, मशीन बचाने के लिए, बिजली बचाने के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षा के लिए। बी ऑप्शन राइट करेक्ट हो जाता है। निम्न में से कौन सरफेस माइनिंग मेथड है? तो सरफेस माइनिंग मेथड आपका पूछा तो सरफेस माइनिंग मेथड मैंने बोला कि आपको पढ़ना चाहिए। अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड मेटल का भी पढ़ना चाहिए, जिसमें कि सिंकेज स्टॉपिंग, रिसीविंग, कट एंड फिल स्टॉपिंग, ब्लॉक केविंग, ये सभी आपके अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड हो जाते हैं। तो सरफेस माइनिंग मेथड में ड्रेजिंग, क्वेरिंग, ओपन पिट उपयुक्त सभी। तो 18वें नंबर प्रश्न का उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, सरफेस माइनिंग में किसकी आवश्यकता नहीं होती है? सरफेस माइनिंग में किसकी आवश्यकता नहीं होती? तो गैस मॉनिटरिंग, एक्सकेवेटर, डंपर, ड्रिल, इन सभी का उपयोग होगा। गैस मॉनिटरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20, सरफेस माइनिंग का सबसे सुरक्षित पहलू क्या है? तो सरफेस माइनिंग का सबसे सुरक्षित पहलू क्या हो जाता है? तो भूमिगत कार्य नहीं होता है, गैस अधिक होती है, रोकथाम अधिक होता है, वेंटिलेशन आवश्यक होता है। तो 20 नंबर थोड़ा क्वेश्चन आप लोग को अटपटा लगेगा, भूमिगत कार्य नहीं होता, बाकी गैस हो सकती है जब ब्लास्टिंग होता है, रूफफॉल अधिक होता है। रूफफॉल तो किसी प्रकार से होगा ही नहीं सरफेस माइनिंग। वेंटिलेशन आवश्यक होता है, ये भी कोई ज़रूरत नहीं है, भूमिगत कार्य नहीं होता। बस इतना याद रखिए, क्वेश्चन में थोड़ा अटपटा है, एजक्शन क्वेश्चन, तो ये राइट आंसर है। क्वेश्चन आपको थोड़े बेसिक लग सकते हैं, थोड़े अजीब लग सकते हैं, लेकिन बहुत मेहनत करके मैंने बनाने की कोशिश की है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा हार्डली क्वेश्चन आने वाला नहीं है, जो बिल्कुल जैसे कि आप लोगों ने मूक टेस्ट दिया होगा NMDC का तो पता होगा। तो 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्लेसर माइनिंग में मुख्यतः कौन सी खनिज प्राप्त होती है? तो प्लेसर माइनिंग में आपको पता होना चाहिए कौन सी खनिज प्राप्त होगा, तो वह है सोना। क्वेश्चन नंबर 21 बी ऑप्शन राइट। प्लेसर माइनिंग सोने के लिए करते हैं। प्लेसर डिपॉजिट का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो 22 नंबर क्वेश्चन, प्लेसर डिपॉजिट का निर्माण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो हवा, वाटर, आग या भूकंप। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग जल्दी फटाक से बताइए। इसका आंसर राइट है वाटर बी। अगला प्रश्न है 29, हाइड्रोलिक माइनिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोलिक माइनिंग में विस्फोटक,
हाई प्रेशर वाटर जेट टिल मशीन ड्रैग लाइन। तो 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है बी। इसमें हाइड्रोलिक माइनिंग में हम लोग हाई प्रेशर वाटर जेट का उपयोग करते हैं। 24 नंबर प्रश्न, ड्रेजिंग किस प्रकार की खनन विधि है? भूमिगत खनन, पानी के अंदर का खनन, सॉफ्ट खनन या ड्रिप खनन। तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर जितना जल्दी हो सके आप लोग दीजिए। तो ड्रेजिंग का मतलब है पानी के अंदर खनन करना, बी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न है 25 नंबर, ड्रेजिंग का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो ड्रेजिंग का उपयोग पहाड़ों में, नदी, झील और समुद्र तलों पर, रेगिस्तान में, जंगल में। तो ड्रेजिंग जैसा आपको पता है पानी के नीचे काम किया जाता है, पानी के अंदर काम किया जाता है। तो 25 नंबर का राइट आंसर बी, नदी, झील और समुद्र तल पर ड्रेजिंग माइनिंग किया जाता है। अगला प्रश्न है 26, लीचिंग में धातु निकालने के लिए किसका उपयोग होता है? लीचिंग के प्रकार की माइनिंग है तो हवा, एसिड, एल्कली, तेल या गैस किस में उपयोग करेंगे? तो इसका आंसर राइट हो जाएगा एसिड में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न 27 नंबर, लीचिंग कितने मुख्य प्रकार होते हैं? तो लीचिंग की माइनिंग कितने प्रकार से कर सकते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है 2, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 28 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी लीचिंग का प्रकार है? लीचिंग का कौन सा प्रकार, जैसे केमिकल लीचिंग, बैक्टीरियल लीचिंग, दोनों या कोई नहीं? तो 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है सी, दोनों। जैसे कि लीचिंग तो केमिकल लीचिंग और बैक्टीरियल लीचिंग दोनों प्रकार का होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 29 नंबर प्रश्न की स्टेपिंग माइनिंग किस स्थिति में सबसे उपयुक्त होती है? तो मोटी सीम रहेगी या कम ओवरबर्डन है तब, या गहरी खान रहेगी तब, या कठोर चट्टान रहेगी तब, या समतल रहेगी तब। तो ये ऑप्शन राइट, मोटी सीम रहेगी तब। 30 नंबर प्रश्न की ऑगर माइनिंग की अधिकतम गहराई लगभग कितनी होती है? तो ऑगर माइनिंग जब करते हैं तो 50 मीटर, 100 मीटर, 30 मीटर या 50 मीटर। मैं सोच रहा हूँ इसको पार्ट 1 या 2 में लाऊं ताकि आपको देखने में और सॉल्व करने में अच्छा लगे, तो मैं इसको पार्ट 1 या 2 में लाने की कोशिश करूँगा। तो ऑगर माइनिंग की अधिकतम गहराई लगभग कितनी होती है? तो 100 मीटर होती है, बी ऑप्शन राइट। हाई वाल माइनिंग में प्रवेश की अधिकतम गहराई लगभग कितनी होती है? तो हाई वाल माइनिंग में प्रवेश की अधिकतम गहराई लगभग आपकी हो जाती है 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर या 500 मीटर। तो इसकी राइट आंसर है 300 मीटर, सी ऑप्शन राइट करेक्ट। हाई वाल माइनिंग में मुख्य मशीन कौन सी होती है? मैंने हाई वाल माइनिंग आपको बताया, तो ड्रैग लाइन, कंटिन्यूस माइनर, सॉवेल डंपर। तो हाई वाल माइनिंग में वो कंटिन्यूस माइनर यूज किया जाता है। आउट क्रॉप क्या होता है? आपको पता होगा आउट क्रॉप और इन क्रॉप। आउट क्रॉप, इन क्रॉप क्या होता है? जब सरफेस पर कोयला अगर दिख रहा हो तो उसे हम लोग आउट क्रॉप बोलते हैं। इन क्रॉप अगर पृथ्वी की सतह से, सरफेस से अंदर कोयला हो तो उसे हम लोग इन क्रॉप बोलेंगे। तो क्या बोल रहा है जिसमें ऑप्शन में खनिज का भंडार, चट्टान का सतह पर दिखाई देने वाला भाग, बी ओवरबर्डन डंप। तो ऑप्शन बी सही है, चट्टान का सतह पर दिखाई देने वाला भाग आपका आउट क्रॉप कहलाता है। ओवरबर्डन क्या होता है? तो ओवरबर्डन आपका कोयले की ऊपर की मिट्टी एवं चट्टान ही आपकी ओवरबर्डन कहलाता है। अनवांटेड मटेरियल इन मिनरल, मिनरल के ऊपर जो आपका रहता है वो अनवांटेड, उसे ही हम लोग ओवरबर्डन बोलते हैं। 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है आपका बी। अगला प्रश्न, बेंच हाइट क्या है? तो बेंच हाइट को हम लोग इस प्रकार भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि टॉप की टो से, टॉप के क्रेस्ट से बॉटम की टो की जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है वो बेंच हाइट कहलाती है। तो बेंच हाइट क्या है? तो बेंच की चौड़ाई, बेंच की ऊंचाई, बेंच की लंबाई, बेंच की ढाल। तो 35 नंबर क्वेश्चन का है मतलब बेंच की ऊंचाई, बी ऑप्शन। बेंच विड्थ बोल सकता है, तो टो से क्रेस्ट तक की डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टली उसे हम लोग बेंच विड्थ बोलते हैं। टो पूछ लेगा, क्रेस्ट पूछ लेगा, ओवरऑल स्लोप एंगल पूछ लेगा, स्लोप एंगल पूछ लेगा, ये सभी टेक्नोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। बेंच विड्थ किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन पूछ दिया तो वही क्रेस्ट और टो के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे? बेंच विड्थ बोलेंगे। 36 नंबर समझ में आया? 37 नंबर, बर्म का मुख्य कार्य क्या है? तो बर्म का मुख्य कार्य क्या हो जाता है? पानी को रोकने के लिए, सुरक्षा देने, वाहन गिरने से बचाने के लिए, कोयला निकालने के लिए, ब्लास्टिंग। तो बर्म जो होता है बेंच के पास बनाया जाता है सुरक्षा देने के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से। पैरापेट वॉल या एम्बैंकमेंट ये कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये हॉल रोड में बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि किसी भी प्रकार से हॉल रोड पर चलने वाली मशीनरी को सुरक्षा की दृष्टि से बनाया जाता है। इसका एक डायमेंशन होता है, टॉप मोस्ट का 1 मीटर होता है, बॉटम मोस्ट का 2.5 मीटर होता है। और इसका जो हाइट रहती है लार्जेस्ट डंपर ऑफ टायर के व्यास के डाया के बराबर होती है। 38 नंबर प्रश्न, सेफ्टी बेंचेस का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है? तो सेफ्टी बेंचेस का मुख्य कार्य क्या है?
मशीन पार्क करना, ऊपर से गिरने वाले पत्थरों को रोकना, पानी जमा करना, सड़क बनाना। तो ऑप्शन बी सही है। ऊपर से गिरने वाले पत्थरों को सेफ्टी बेंच या सेफ्टी कैच या कैच बेंच के नाम से हम लोग जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न, स्टेपिंग रेशियो किसका अनुपात है? स्टेपिंग रेशियो किसका अनुपात है? तो कोल वाटर ओवरबर्डन, कोल मिनरल सैंड, कोल और वेस्ट। तो स्टेपिंग रेशियो जो है ओवरबर्डन और कोल के रेशियो का है। एक चीज़ जानिएगा, जो हम लोग स्टेमिंग करते हैं तो स्टेमिंग 1:3 का, यानी सैंड क्ले का हम लोग करते हैं। अभी मैनुअल माइनिंग में क्या रेशियो रहता है? 1.5:1। सेमी मैकेनाइट में क्या रहता है? तो 2:1। ऐसे करके आपको सॉवेल में पूछता है तो 3:4:1। ये बकेट विल एक्सकेवेटर का ड्रैग लाइन का 4:10 है, 8:10 है उसका। तो ये सभी आपको रेशियो पता होनी चाहिए, ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है, ब्रेक इवन स्टेपिंग रेशियो का अर्थ क्या हो जाता है? तो अधिक उत्पादन, वह सीमा जहाँ का आर्थिक नहीं रहता है, न्यूनतम गहराई है, अधिकतम बेंच ऊंचाई, एक्सप्लोजिव विस्फोटक, MCQ हिंदी। ये तो आपका वो लिख गया है टाइपिंग में, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर है वह सीमा जहाँ खनन आर्थिक नहीं रहता, ऑप्शन नंबर बी राइट। विस्फोटक एक्सप्लोजिव क्या है? तो विस्फोटक एक्सप्लोजिव क्या हो जाता है? ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ, ठोस द्रव मिश्रण जो तीव्र गति से विस्फोटक हो गैस उष्मा उत्पादन करे। तो 41 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है सी। एक्सप्लोजिव क्या होता है? लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड सेमी सॉलिड का मिक्सचर होता है, जिसको इग्नाइट करने पर डिटोनेटर के द्वारा वह तेज गैस उष्मा ताप प्रदाब उत्पन्न करता है, जिससे कि कोयले या पत्थर को तोड़ देता है। उसी को हम लोग बारूद बोलते हैं। 42 नंबर प्रश्न, NFO का पूरा नाम क्या है? तो NFO का आपको याद रखना होगा अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल। स्पेलिंग भी आपको चेक करना है, हो सकता है थोड़ा सा अंतर हो। इसकी VOD 3500 मीटर प्रति सेकेंड आपको याद रखना होगा। इसकी डेंसिटी 0.8 से 0.9 मीटर प्रति सेकेंड याद रखना होगा। यह ड्राई होल में यूज़ किया जाता है, ये आपको याद रखना होगा। ये सभी चीज़ें आपको बारूद के बारे में पता होना चाहिए। 43 NFO में मोनोनाइट्रेट की मात्रा कितनी होती है? तो 94% सी, और वो 6% ऑयल होता है, तो जो कि नीचे वाले क्वेश्चन में दिया है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर। 45 NFO किस प्रकार के छिद्र होल्स के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं? तो सूखे क्षेत्र, गीले क्षेत्र, कठोर चट्टान, कोयला। अभी ऊपर बताया था मैं। इसका कमेंट बॉक्स में 45 नंबर क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। NFO किस प्रकार की ऊर्जा देता है? तो 46। शॉक एनर्जी, हेवी एनर्जी, लाइट, साउंड। देखिए आपको पता होगा लो एक्सप्लोजिव जो होते हैं हेविंग टाइप होता है, और जो हाई एक्सप्लोजिव होता है वो सेटिंग टाइप होता है, ये पता होना चाहिए। NFO किस प्रकार की चट्टानों के लिए उपयुक्त होता है? तो 40 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हैवी एनर्जी बी। NFO किस प्रकार की चट्टानों के लिए उपयुक्त होता है? तो आपका NFO जो होता है वो सॉफ्ट रॉक के लिए उपयोग किया जाता है, ए। 45 नंबर प्रश्न की स्लरी एक्सप्लोजिव को किस नाम से जाना जाता है? तो वाटर जेल, NFO, TNT, पेटेंट। तो स्लरी एक्सप्लोजिव 48 नंबर प्रश्न का वाटर जेल, यानी ये वाटर स्टेज होता है, जिसमें वाटर वाले होल में यूज़ किया जा सकता है, यानी वेट होल में। स्लरी एक्सप्लोजिव की स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इसमें 1.6 दिया है, तो 1.6 तक होता है। VOD बोले तो 6500 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। और स्लरी बारूद के बारे में क्या जानना है, जो भी जानना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इसका आंसर आप लोग को बी हो जाएगा, ठीक है। बी कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। 50 नंबर, वर्तमान में सबसे अधिक प्रभावी विस्फोटक कौन सा है? मतलब सबसे अच्छा बारूद कौन सा बारूद माइंस में यूज़ किया जाता है? तो इमल्सन एक्सप्लोजिव को उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पार्ट में हम ले आएंगे क्वेश्चन 51 से 100, ठीक है, 51 to 100 ले आएंगे। तो कैसा लगा, इसको शेयर हो सके तो करिए, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हो। मैं ज़्यादा जितना पार्ट हो सके ले आऊँगा, आप लोग के लिए परफेक्ट क्वेश्चन बना के लाया हूँ। आप लोगों को जितनी ज़्यादा हो सके क्वेश्चन मैं NMDC के लिए दे दूँगा। टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा, इसका PDF मैं वहाँ अपलोड कर दूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सर विशाल। यहाँ पर मिलता है आपको सिर्फ ज्ञान माइनिंग का वचन। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर NMDC जूनियर माइनिंग एग्जाम।